नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है 10वीं कक्षा की मराठी की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता औक्षण। जी, इंदिरा संत जी की लिखी हुई। हाँ, और हमारे श्रोता का मिशन साफ है, इस कविता को परीक्षा के लिहाज से महाराष्ट्र बोर्ड के नजरिए से परत दर परत समझना है। बिल्कुल। हर लाइन का मतलब, कवयित्री का असल संदेश क्या है, इसका रस ग्रहण कैसे करें, और हाँ, बोर्ड परीक्षा में इससे जुड़े कैसे सवाल आ सकते हैं। एग्जैक्टली। इन सब पर एक गहरी और मजेदार बातचीत करनी है। बिल्कुल। और ऑक्शन एक ऐसी कविता है जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनी है। सही कहा। यह एक माँ के दिल का वो कोना है जहाँ फिक्र, गर्व, बेबसी और आशीर्वाद सब एक साथ मिलते हैं जब वो अपने सैनिक बेटे को सरहद पर भेज रही होती है। तो आज की हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस कविता के हर भाव को पकड़ें ताकि परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाए। तो चलिए इस भावनात्मक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंदिरा संत, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनका अंदाज क्या था और वो इस कविता के जरिए क्या माहौल बना रही हैं। तो देखिए, इंदिरा संत मतलब 1914 से 2000 तक वो मराठी साहित्य की एक बहुत बड़ी हस्ती थी। जी। स्रोत बताते हैं कि उनके लेखन को भावोत्कट कहा जाता है। भावोत्कट? हाँ, भावोत्कट, जिसका मतलब है इंटेंस इमोशन से भरा हुआ। अच्छा। वो बहुत गहरी, तीव्र भावनाओं को बहुत ही सरल रोजमर्रा के शब्दों में पिरो देती थी। यही उनकी खासियत थी। वाह। गर्भरेशिम जैसे उनके कविता संग्रह को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जो उनके कद को दिखाता है। भावोत्कर्ष, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये कि उनकी कविताएं पढ़कर दिल में एक लहर सी उठती होगी। बिल्कुल। इस कविता ऑक्शन में ये भावोत्कट शैली हमें कहाँ दिखती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये शैली पूरी कविता में फैली हुई है। आप देखिए, एक तरफ युद्ध का भयानक माहौल है, बम, तोपें, धुआं, और दूसरी तरफ एक माँ की कोमल ममता। इन दो विपरीत चीजों को एक साथ लाना ही भावोत्कट है। कविता का सार यही है कि एक गरीब माँ अपने सैनिक बेटे की आरती उतारना चाहती है, लेकिन उसके पास दिया नहीं है। तो वो क्या करती है? तो वो अपनी आंखों में आए गर्व के आंसुओं की जोत जलाकर आरती उतारती है। वाह! इससे ज्यादा तीव्र, इससे ज्यादा इंटेंस इमोशन और क्या हो सकता है? यही इंदिरा संत की पहचान है। आंसुओं की जोत, ये कल्पना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। चलिए अब कविता की पंक्तियों में सीधे उतरते हैं। जी। पहली दो पंक्तियां हैं, ना ही मुट्ठी में द्रव्य, ना ही शिरे में रक्त, काय करावे कळे ना, ना ही कष्टाचे सामर्थ्य। तो इन शुरुआती लाइनों में माँ की जो मजबूरी है वो किस तरह की है? क्या ये सिर्फ पैसों की तंगी है? यह सिर्फ पैसों की तंगी से कहीं ज्यादा है। पहली लाइन, ना ही मुट्ठी में द्रव्य, साफ कहती है कि उसकी मुट्ठी में देने के लिए धन यानी द्रव्य नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है, हाँ, जो वो विदा होते हुए अपने बेटे को दे सके। लेकिन दूसरी लाइन, ना ही शिरे में रक्त, और गहरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब उसकी नसों मतलब शिराओं में वो खून, वो ताकत नहीं बची है कि वो मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा सके। अच्छा, मतलब वो अब कमजोर हो चुकी है। हाँ, उम्र ढल चुकी है। तो ये एक दोहरी बेबसी है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। इसीलिए वो कहती हैं, काय करावे कळे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बिल्कुल। मतलब वो पूरी तरह से खाली हाथ महसूस कर रही हैं। सही। उसके पास न तो देने के लिए दौलत है, न ही कुछ कमाकर देने की ताकत। ये तो बहुत ही लाचार स्थिति है। और यहीं से शायद अगली पंक्तियां निकलती हैं। जीव ओवालावा तरी जीव किती हा लहान, तुझा शौर्यापुढे त्याचे केवढीशी शान। मुझे ये बात थोड़ी चकित करती है। एक माँ के लिए उसकी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर वो अपने जीवन को सैनिक के शौर्य के आगे छोटा क्यों कह रही है? यह एक शानदार सवाल है और यही इस कविता का दिल है। यह सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशोक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? कवयित्री यहाँ मूल्यों की एक नई प्राथमिकता तय कर रही हैं। माँ कह रही है कि अगर मैं अपनी जान भी तुम पर न्यौछावर कर दूं, मतलब जीवो वाड़ावा, तो भी मेरा यह साधारण सा जीवन तुम्हारे महान शौर्य के आगे क्या है? उसकी कोई शान, कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। एक तरह से देखें तो देश के लिए एक सैनिक का त्याग इतना महान है कि उसके सामने एक व्यक्ति का निजी जीवन भी छोटा लगने लगता है, भले ही वो एक माँ का ही क्यों ना हो। हाँ, यह सैनिक के बलिदान को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। तो कवयित्री कह रही है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान व्यक्तिगत जीवन से भी ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस बेबसी और इस महानता के भाव के बाद कविता का सीन अचानक बदल जाता है। हाँ, अब हम युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। वर घोंगावे बम्बारा,
पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफानतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। ये पंक्तियां तो सीधे एक्शन में ले आती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वहीं खड़े हैं। बिल्कुल, इसे शब्द चित्र कहते हैं, यानी शब्दों से तस्वीर बनाना। और परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? बहुत ज्यादा। अक्सर सवाल आता है कि कवयित्री ने युद्ध भूमि का वर्णन कैसे किया है। अब देखिए, तीनों इंद्रियां सक्रिय हैं। वर घोंघा वे बम्बारा, ऊपर से बम गिरने की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही है। पुढे कल्लोळ धुराचे, सामने धुएं का ऐसा गुबार है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और धड़ाढ़त्या तूफानतून, मतलब चारों तरफ गरजती तोपों की आवाज और कंपन महसूस हो रहा है। ये पूरी तरह से अराजकता और मौत का माहौल है। और इसी भयानक माहौल के बीच एक शब्द है जो सबसे अलग चमकता है, जिद्दीचे। हाँ, तुझे पाउल जिद्दीचे, यानी तुम्हारा कदम जिद्दी है। यहाँ जिद्दी शब्द का क्या खास मतलब है? बहादुर भी तो कहा जा सकता था। बहुत अच्छा बिंदु है। देखिए, बहादुर होना एक गुण हो सकता है, लेकिन जिद्दी होना एक चुनाव है। एक चुनाव कैसे? इस जानलेवा माहौल में कोई भी इंसान डरकर पीछे हट सकता है, लेकिन वो सैनिक डर नहीं रहा, वो रुक नहीं रहा, वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, उसका कदम आगे बढ़ रहा है, एक जिद के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ कि चाहे जो हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। तो ये डर के ऊपर इच्छा शक्ति की जीत है। बिल्कुल, इसीलिए जिद्दीचे शब्द यहाँ सैनिक के अदम्य साहस को बहुत ताकत से दिखाता है। अच्छा। और 2 अंकों के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि सैनिकाचे पाउल जिद्दीचे का आहे? तो इसका जवाब यही होगा कि बम, धुएं और तोपों के भयानक माहौल के बावजूद वो दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। Exactly. समझ गई। तो उस सैनिक की इस अविश्वसनीय जिद को देखकर माँ के मन में क्या ख्याल आता है? कविता की अगली पंक्तियां शायद इसी से जुड़ती हैं। तुझी विजयाची दौड़, डोळे भरून पहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। हाँ, अब कहानी वापस माँ पर आती है। बेटे का वो जिद्दी कदम देखकर माँ की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कि वो उसकी जीत देखे। हाँ, कि वो अपने बेटे की विजय यात्रा, मतलब विजयाची दौड़ को अपनी आंखों में भर ले, जी भर के देखे। और जब वो उस गौरव के पल को देखेगी तो उसकी आंखों से जो आंसू आसवम बहेंगे वो दुख या डर के नहीं होंगे, वो गर्व और खुशी के आंसू होंगे। हाँ, गर्व, खुशी और संतोष के। और फिर वो कहती है कि मैं उन्हीं आंसुओं से एक एक दिया जलाऊंगी, ज्योत ज्योत पाजड़ावी। ये कविता का शिखर है। तो जो माँ शुरू में खाली हाथ होने पर बेबस थी, हाँ, अब उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। बिल्कुल। उसके गर्व के आंसू, एक तरह से उसकी गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सही पकड़ा आपने। क्योंकि उसके पास देने के लिए भावनाओं के सिवा कुछ है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। कवयित्री यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रही है कि सच्ची आरती या सच्चा सम्मान महंगी चीजों से नहीं होता। सबसे पवित्र भेंट वो नहीं जो खरीदी जाए, बल्कि वो है जो गहराई से महसूस की जाए। और एक माँ के गर्व के आंसुओं से ज्यादा शुद्ध और अनमोल क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और परीक्षा में जब इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाए, मतलब अर्थ स्पष्ट करा, तो सिर्फ अनुवाद नहीं लिखना है। अच्छा। यही भाव समझाना है कि माम अपनी भावनाओं की तीव्रता से, अपने गर्व से आरती कर रही है, जो किसी भी भौतिक दिए से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये तो अद्भुत है। और कविता का अंत इस भावना को एक माँ से निकालकर पूरे देश तक ले जाता है ना? हाँ। असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। यहाँ असंख्य ज्योतींची मतलब अनगिनत ज्योतियां, ये कौन है? यहाँ कवयित्री इस निजी पल को एक सार्वभौमिक आशीर्वाद बना देती हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि इस देश के मुझ जैसे असंख्य लोगों की। हाँ, असंख्य गरीब और कमजोर, मतलब दीन दुबळे लोगों की दुआओं की ज्योतियां तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा, राखण करेंगी। एक अदृश्य कवच की तरह। बिल्कुल, ये दुआएं एक कवच की तरह तुम्हारी हिफाजत करेंगी। हम गरीबों के पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत नहीं है, बस यही एक ऑक्शन है जो हम तुम्हें दे सकते हैं। हाँ, हमारी सच्ची शुभकामनाएं, हमारा गर्व, हमारा आशीर्वाद। ये एक माँ की आरती से शुरू होकर पूरे राष्ट्र की आरती बन जाती है। माँ, तो दीन दुबल्यांचे ऑक्शन का मतलब हुआ आम लोगों का वो मौन समर्थन और आशीर्वाद जो सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। अब जब हमने कविता को इतने विस्तार से समझ लिया है, तो चलिए हमारे श्रोता के लिए रस ग्रहण के पॉइंट्स को एक साथ समेट लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो एक अच्छा जवाब कैसे लिखा जाए? बिल्कुल, रस ग्रहण के लिए एक ढांचा होता है और अगर हम उसमें अपने समझे हुए पॉइंट्स भर दें तो पूरे अंक मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले कवितेचा विषय यानी कविता का विषय। इसमें लिखना है सरहद पर देश की रक्षा के लिए लड़ रहे सैनिक के प्रति एक मां और देश के आम नागरिकों की गर्व और ममता से भरी भावनाओं का चित्रण। ठीक है। दूसरा कवयत्री इंदिरा संत, इनका नाम जरूर लिखें। ओके। और तीसरा? संदेश। हाँ, संदेश यानी कविता से मिलने वाला संदेश। इसमें हम लिख सकते हैं कि सैनिकों की असली ताकत हथियार ही नहीं बल्कि देशवासियों का आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं भी हैं। और ये भी कि देश प्रेम सिर्फ सरहद पर लड़ना नहीं बल्कि लड़ने वालों का सम्मान करना भी है। बहुत अच्छे। चौथा पॉइंट है कविता अवॉर्डने से कारण, मतलब कविता क्यों पसंद आई। इसमें तो अपनी पसंद की बात लिख सकते हैं। हाँ, जैसे मुझे ये कविता युद्ध भूमि की कठोरता और मां की कोमल भावनाओं के बीच के संतुलन के लिए पसंद आई, या आंसुओं की जोत डोळ्यांतील आसवांची जोत जैसी अनोखी और शक्तिशाली कल्पना का इस्तेमाल बहुत प्रभावशाली है। और इंदिरा संत की सरल शब्दों में गहरी बात कहने की कला। बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट होता है ओडिन्सा आर्थ, मतलब पंक्तियों का अर्थ, जो हमने अभी विस्तार से समझा है। ये रस ग्रहण के लिए एक बहुत ही साफ और मजबूत ढांचा है। जी। और स्वमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स वाले सवालों के लिए कोई सुझाव? जैसे अगर सवाल आए कि सैनिक के बारे में आपके मन में क्या भाव आते हैं? देखिए, स्वमत के सवालों में आपकी अपनी सोच को महत्व दिया जाता है, लेकिन वो कविता से जुड़ी होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि इस कविता को पढ़कर मेरे मन में सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव और भी गहरा हो गया है। वे किन मुश्किल हालातों में देश की रक्षा करते हैं, इसका अंदाजा हमें इन पंक्तियों से लगता है। हम नागरिक चैन से सो पाते हैं क्योंकि वो सरहद पर जिद के साथ खड़े हैं। इसलिए पूरा देश उनका ऋणी है। हाँ, और हमें उनका और उनके परिवारों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इस तरह का जवाब आपके विचारों को भी व्यक्त करेगा और कविता के सार से भी जुड़ा रहेगा। अपने सैनिकों को दिल से दुआएं देता है। सही बात है। ये कविता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा ऑक्शन या आरती किसी सोने चांदी के थाल से नहीं बल्कि दिल से निकली सच्ची निस्वार्थ शुभकामनाओं से होती है। बिल्कुल सही। और आज के श्रोता के लिए एक विचार छोड़ के जाते हैं। बताइए। ये कविता कई दशक पहले लिखी गई थी। जरा सोचिए, आज के डिजिटल युग में हम नागरिकों का ऑक्शन करने का तरीका क्या हो सकता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हम अपने सैनिकों, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों या समाज की रक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति का ऑक्शन कैसे कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख देना ही आज की आरती है? या फिर उनके काम का सम्मान करके, उनके परिवारों की मदद करके और उनके काम में बाधा न डालकर हम अपना आधुनिक ऑक्शन कर सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।